ओम गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रिचा आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद रिचा में स्वागत करती हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद रिचा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के होते हैं वह आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको अपने एग्ज़ाम को और भी ईजी बनाने में मदद मिले। आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, एसटेट, सीटेट किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज इस तीसरी सीरीज़ को हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, दैनिक समसामयिकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो और आप उस पर उचित कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे आज के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए PSLV C61, ऑप्शन बी GSLV F15, ऑप्शन सी PSLV C62, ऑप्शन डी GSLV F16। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में इसरो ने PSLV C60 लॉन्च किया, जो कि हमने कल की सीरीज में आपको बताया था। इसके द्वारा उसने अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया था, जो स्पेस में जाके डॉकिंग करने वाला मिशन था। यह इसरो की ये जो स्पेडेक्स है, यह इसरो की 99th नंबर का मिशन था, उड़ान था, जो कि आप सभी को ध्यान रखना है। यह एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अभी इसरो ने कहा कि उसकी जो 100वीं उड़ान, ये स्पेडेक्स जो है वो 99 थी, जो उसकी 100वीं उड़ान होने वाली है वह जनवरी 2025 में पूर्ण होगी। इसरो ने बताया कि जो उसकी 100वीं रॉकेट है उसका नाम GSLV F15 होने वाला है। इसरो की जो 100वीं रॉकेट है उसका नाम GSLV F15 होने वाला है। इसके अंतर्गत NVS-02 भी इसका नाम हो सकता है, और इसके द्वारा जो उपग्रह भेजने वाला है इसरो स्पेस में उसका नाम होगा IRNSS-1K, जो कि एक नाविक की तरह स्पेस में कार्य करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी GSLV F15 इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी न्यूट्रोनो, ऑप्शन डी सौर तूफान। तो दोस्तों, जो हमारा KM3NET है यह एक दूरबीन है। ये क्या है? एक दूरबीन है। ऐसी दो दूरबीन जो कि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में स्थापित हुई है, हमारे इंडिया से भूमध्य सागर में स्थापित हुई है ऐसी दो दूरबीन। इसके नाम में जो ये KM3NET है दूरबीन, इसके नाम में ही इसकी क्या खूबियां हैं, इसके बारे में क्या बताया गया, वो सारी बातें KM3NET इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो जो KM3 है इसको हम क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रोनो टेलीस्कोप कहते हैं। इसका मतलब जो ये हमारा है दूरबीन, यह एक टेलीस्कोप का कार्य करेगा और यह न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है। जो हमारा KM3NET है यह न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है। न्यूट्रॉनों की स्टडी के लिए एक और मिशन लॉन्च किया गया था
जो ये न्यूट्रिनो है इसकी स्टडी के लिए एक मिशन और लॉन्च किया गया था, जिसे लॉन्च किया था चीन ने। चाइना ने इस मिशन को लॉन्च किया था। चाइना ने जिस मिशन को लॉन्च किया था उसका नाम था जूनो मिशन। तो चाइना ने जूनो मिशन को लॉन्च किया था और उन्होंने भी बस न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए ही लॉन्च किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में, वर्ष 1991 में इसकी शुरुआत होती है। उस समय इसका नाम मेजर ध्यानचंद नहीं था बल्कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। उस समय इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में, वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। इसकी इनामी राशि होती है कुल 25 लाख रुपए। इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए होती है। इस बार यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि एक मनु भाकर नाम की खिलाड़ी थी जिनके बारे में यह कहा गया था कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। फिर जो उनके पिताजी थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद जो है उनका नाम इस लिस्ट में जोड़ दिया गया। इस बार चार खिलाड़ी थे जिन्हें यह खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसमें पहले थे हमारे डी गुकेश जी थे, जो कि यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। यह शतरंज के यंगेस्ट प्लेयर थे और ये विश्व विजेता थे। और फिर सेकंड है हरमनप्रीत सिंह। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। और हमारे तीसरे नंबर पे प्रवीण कुमार जी हैं, जो कि पैरा एथलीट में इस खेल को प्राप्त किया और इन्होंने हाई जंप में इस रत्न को प्राप्त किया है। और चौथे पे हमारी मनु भाकर जी हैं। इन्होंने शूटिंग में इस खेल रत्न को प्राप्त किया है और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज को जीता था। हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपर्युक्त सभी, क्योंकि डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, इन तीनों को इस वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? ऑप्शन ए 5.93%, ऑप्शन बी 6.93%, ऑप्शन सी 7.93%, ऑप्शन डी 8.93%। तो दोस्तों, जो हमारा UNFCCC है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। यह जो है एक संस्था का नाम है। तो जो UNFCCC है, यह जलवायु परिवर्तन को रोकने वाली संस्था है और इसकी स्थापना जो है वह 1994 में हुई थी जर्मनी के वॉन में
इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जर्मनी के वॉन में है। इसकी जो पहली बैठक है वह 1995 में, जिसे COP1 कहा जाता है। पहली बैठक थी वह जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। जर्मनी के बर्लिन में इसकी पहली बैठक हुई थी। COP29 UNFCCC इन्होंने एक रिपोर्ट, यहाँ से एक रिपोर्ट आई जो कि भारत के लिए है। भारत ने 2020 में जो ग्रीन हाउस गैस होती है या इसमें से जहरीली गैसें उत्पन्न होती है, जैसे कि CO2, CH4, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस से उत्पन्न उसके उत्सर्जन होने में भारत ने कमी की है। जो भारत ने इस बार कमी की है, उस कमी को परसेंटेज में UNFCCC ने बताया है 7.93% जो है भारत ने कमी की है इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। तो आइए देखते हैं आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर C 7.93% इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन ए स्पाइस जेट, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी गो एयर, ऑप्शन डी एयर इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल वाईफाई इंटरनेट कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया हमारे लिए, उसके बिना ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो जब हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं तो वहाँ पे यह इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम एरोप्लेन में सफ़र ट्रैवल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोन को हमें ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन को चालू रखना यह अलाउड नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी एयरलाइंस ने एक नया पहलू स्टार्ट किया है कि आपको फ़्लाइट्स में फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे करवा के आपको जो है वहाँ पे वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि आप वहाँ पे वाईफाई का उपयोग कर सके। यह करने वाला जो है पहली एयरलाइन है एयर इंडिया। यह करने वाली पहली एयरलाइन है एयर इंडिया, जिसने फ्लाइट में वाईफाई को चालू रखने, वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए यह पहलू स्टार्ट किया है। इसमें यह बताया गया है कि पहले जब स्टार्टिंग में तो यह सेवा फ्री होगी, आपको वाईफाई फ्री में मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह सेवा आगे बढ़ेगी, बाद में इसका फीस आपसे, इसका पेमेंट आपसे लिया जाएगा, तो इसका चार्ज लिया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी एयर इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया? ऑप्शन ए वर्ष 2021, ऑप्शन बी वर्ष 2022, ऑप्शन सी वर्ष 2023, ऑप्शन डी वर्ष 2024। 1901 के बाद 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष हम अपने भारत के दृष्टि से देखते हैं कि 1901 के बाद हमारे भारत के लिए जो 2024 है यह सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। 2024 सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है। इस बार का जो एवरेज टेम्परेचर, बात करें एवरेज टेम्परेचर की, तो जो इस बार की एवरेज टेम्परेचर है वह है 25.73 डिग्री सेल्सियस। यह इस बार की एवरेज टेम्परेचर रही है। तो ऑप्शन डी वर्ष 2024 इज द करेक्ट आंसर। यह 1901 के बाद का सबसे गर्म साल बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भुवनेश कुमार, ऑप्शन बी जितेंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी वी राम सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी डॉक्टर संदीप शाह। तो जो हमारा UIDAI इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। आप जब भी अपने आधार कार्ड बनवाने या उसमें कुछ एडिट करवाने जाते हैं तो इसी वेबसाइट के थ्रू आपका आधार कार्ड से रिलेटेड सारे कार्य होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो CEO हैं
हमारे UIDAI के CEO कौन है? इसके CEO हैं IAS भुवनेश कुमार इसके CEO हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है वैधानिक संस्था कब बनी है? वैधानिक संस्था ये बनी 2016 में आधार अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक संस्था बनाया गया। आपके आधार कार्ड को जारी करने में भी जो आपके आधार कार्ड को जारी करने की संस्था है वह यही है। इसे जो है जो UIDA इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदी में इसे जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यह इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर A IAS भुवनेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? जो यह तटीय और वेडर पक्षी जनगणना है यह उन पक्षियों को लेके है जो कि प्रवासी पक्षियां हैं, कहीं दूसरे देश से आके वो हमारे देश में आ रही हैं। वो प्रवासी पक्षियां हैं जिनकी जनगणना प्रारंभ होगी भारत में पहली बार। तो यह सबसे पहले जामनगर में, हमारे जामनगर जो कि गुजरात में है, यहाँ पे किया जाएगा भारत में पहली तटीय एंड वेंडर पक्षी जनगणना। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया जो प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं वह यही जामनगर से शुरू होगी। इसमें 3 जिला शामिल होगा, जिसमें पहला जिला है जो हमारी देवभूमि है द्वारिका, दूसरा जिला है जामनगर गुजरात जो कि मैंने अभी आपको बताया, और तीसरा जिला है मोरबी। यह जिला, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, ये जो मोरबी जिला है यह भी गुजरात में ही है। तो ऑप्शन नंबर C गुजरात इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ऑप्शन A 1 जनवरी, ऑप्शन 2 जनवरी, ऑप्शन C 3 जनवरी, ऑप्शन D 4 जनवरी। तो जो DRDO है, DRDO इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली में है। इसके जो फर्स्ट हेड थे उनका नाम है दौलत कोठारी। उनका नाम है दौलत कोठारी। और जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है समीर कामत। कामत इनके वर्तमान हेड है, पहले हेड थे दौलत कोठारी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई है। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 2025 जो है वह सुधारों का वर्ष होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 जनवरी, इसी दिन DRDO की स्थापना हुई थी और इसी दिन को DRDO का स्थापना दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नंबर 10 क्वेश्चन है और यह आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखते हैं क्या है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन A जम्मू कश्मीर, ऑप्शन B दिल्ली, ऑप्शन C चंडीगढ़, ऑप्शन D भोपाल। तो जो हमारा
भूमिगत संग्रहालय है, इसका उद्घाटन पहली बार हमारे दिल्ली में होने जा रहा है। और जो दिल्ली के हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, इसी के नीचे भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच मेरी पूरी सीरीज़ देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगी हो तो उचित कमेंट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं यह आशा करती हूँ कि मेरी ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।